अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स चैप्टर 2, जिसका एक टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स की जो है मल्टीप्लिकेशन है, देखें दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। डेफिनेशन से इसके स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। इसका मतलब है कि जो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं ये दो तरह से करते हैं। एक करते हैं जिस मल्टीप्लिकेशन जिन्हें हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना स्केलर प्रोडक्ट कि स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखें, कभी भी जैसे आप दो वेक्टर्स ले लें, आपको पता है वेक्टर्स क्या होते हैं कि जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपने इस पर एक फोर्स ड्रॉ करी जो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो आपका फोर्स है ये क्या हुआ, ये एक वेक्टर हुआ। ठीक है, तो जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे लेट सपोज आपने फोर्स को मल्टीप्लाई किया, फोर्स एक वेक्टर है और ये जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना डिस्प्लेस हो रही है, जैसे आपका जो फोर्स है, ये बॉडी है, इस पे लगी, ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, ये इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो जवाब आ रहा है, आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क डन के, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जवाब में आपके स्केलर क्वांटिटी आ गई, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है कि जब आप दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें और जवाब में आपके स्केलर क्वांटिटी आ जाए। देखें, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। फोर्स में डायरेक्शन है, किस एंगल में लग रही है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो वर्क डन आया। वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क डन क्या है कि स्केलर क्वांटिटी। तो जब दो क्वांटिटीज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई करें और उनके बीच में जो है मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर प्रोडक्ट आए, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी इसकी बात जो है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई बनाया है। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे आप इसको डॉट बनाते हैं। उसकी वजह ये है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उसे हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा देते हैं। इस वजह से इनको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाए, और आप उसको कंडीशन को शो कैसे करेंगे, डॉट लगा के। ठीक है, तो अब हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। When two parallel vectors are multiplied with each other and the answer is scalar quantities, such products is called scalar quantities. जब आप दो पैरेलल वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका जवाब जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इससे आगे मज़ीद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ डॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द वेक्टर्स विच आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। कह रहे हैं कि आप डॉट लगाएंगे, जैसे मैंने आपको डॉट लगा के बताया ना, तो आप कह रहे हैं आप डॉट प्लेस करेंगे दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा के इसको शो करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक वेक्टर प्रोडक्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, वो मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आप इनको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो कि स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहलाता है। देखिए, जब भी आप कोई दो क्वांटिटीज़ वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपका जवाब भी वेक्टर आए, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने टॉर्क की एग्जांपल लिखी है। देखें, आप सबको पता है टॉर्क क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाए, ऐसी ऐसी फोर्स जो चीज़ों को गोल घुमा दे, उसे हम टॉर्क कहते हैं।
टॉर्क किस तरह से बनता है? टॉर्क दो चीज़ों को मिलकर बनाते हैं, एक फोर्स और ये जो है ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई करें तो टॉर्क बन जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए, पोजीशन वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखें जवाब भी टॉर्क आया। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि टॉर्क में डायरेक्शन होता है, या तो टॉर्क क्लॉकवाइज कोई चीज़ घूमेगी या तो चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो देखें जब दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया और जवाब भी वेक्टर आया तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन हम ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा अभी टॉपिक ये है कि हमने जब दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया और जवाब जो है हमारा स्केलर आया तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है कि लेट सपोज आपका एक वेक्टर है ए जिसे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बी से। तो जब आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर का ये डॉट हटाएंगे, आप इसको डॉट हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख देंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा, ठीक है। ये डॉट हटाएंगे तो डॉट की जगह आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। अगर हम इसी कंडीशन को ये हमारा जो हमने फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, अगर ये हमारा ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है एफ मल्टीप्लाई बाय डी डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम इसमें से डॉट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, आपने क्या करना होता है, इस डॉट को हटाना होता है और उन दो वेक्टर्स के साथ कॉस थीटा लगाना होता है। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड द कोसेन ऑफ द एंगल बिटवीन दैट। इसको आप इसी तरह से लिख लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि स्केलर प्रोडक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो मैथ्स का एक रूल है, कम्यूटेटिव रूल, उसको जो है पूरा उतरता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ इररेलेवेंट। इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब आएगा ए बी कॉस थीटा, और अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें, पहले बी लिख लें फिर, तो इसका भी जवाब आएगा ए बी कॉस थीटा। यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी हो या बी मल्टीप्लाई बाय ए हो, आपका जवाब एक ही आएगा। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर पूरा उतरता है। आप ऑर्डर कुछ भी कर लें वो जो है चेंज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा तो ये आ गया, बी मल्टीप्लाई बाय ए किया तो ए बी कॉस थीटा आ गया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए बराबर ही है। सो स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव लॉ। ओके जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास जो है उनका क्या जवाब आएगा। अच्छा, ओके, सबसे पहले आप एक चीज़ समझें। देखें, ये आपका एक्सेस बनाते हैं हम, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है। ओके, अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए एंड बी। अब फॉर एग्जांपल ए एंड बी आपके पास एक वेक्टर है, एक आपने बना दिया इस तरह से आपका वेक्टर ए। ओके, अब देखिए दो वेक्टर्स जो है ना वो आपस में तीन तरह से हो सकते हैं। या तो दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं, जैसे आपने दो वेक्टर्स बना लिए ए एंड बी, या तो दोनों वेक्टर्स आपस में किस तरह हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, ए और बी आपस में पैरेलल होंगे, या तो ए एंड बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या तो ए एंड बी जो है वो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, मतलब दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक दूसरे के, या जो है दोनों एंटी पैरेलल हो सकते हैं। तीन ही तरह के दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल हो सकते हैं, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल दो पैरेलल हैं तो इनके बीच में कॉस थीटा एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 बनेगा ना। अगर दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे से दोनों बिल्कुल इस तरह से साथ हैं, एक के ऊपर एक पैरेलल है, तो एंगल क्या बनेगा, 0। और एंगल 0 जो है आपको पता है कॉस 0 जो है वो बराबर होता है 1 के। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने पे इनके बीच में एंगल बन जाता है 90 का। तो आपको पता है cos 90 जो है वो बराबर होता है 0 के।
और नेक्स्ट है आपके पास, अगर दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब एक जो है वो वेक्टर इस साइड पे जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं ए और बी, तो ऐसी सूरत में आपके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है -1 के। इस कंडीशन को आपने याद रखना है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, पहली कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू, ओके जी, तीनों कंडीशन मैंने अपने पास लिख ली है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ ए डॉट बी, दो वेक्टर्स हैं, यहाँ भी दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, यहाँ भी दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी। ओके, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जवाब में आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी, इसके बीच का डॉट हट जाएगा, ए बी कॉस थीटा, एंड देन यहाँ भी ए बी कॉस थीटा। ओके, अब आप देखें फ़र्क क्या है। आपके यहाँ पे जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से किस तरह से हैं, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया, जब भी पैरेलल होते हैं ना, देखें मैंने आपको बताया तीन ही तरह के एंगल्स हो सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर होंगे आपस में वो वेक्टर्स, या तो वो पैरेलल होंगे, और या तो वो एंटी पैरेलल होंगे। तो जब वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आता है मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि देखें सबसे बड़ी वैल्यू जो है इनमें ये 1 ही है, तो मिनिमम जो जितनी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं जाती, तो मिनिमम सबसे बड़ी क्या है 1। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका या तो 90 का एंगल होगा, तो 90 के एंगल पे वैल्यू आती है 0, तो उसका जवाब बिल्कुल मिनिमम वैल्यू निकलेगी। या तो अगर 180 है तो नेगेटिव जवाब निकलेगा। किस तरह से, इसको हम आगे देखते हैं। अब ये देखें हमने इसको किया, अब हमारे पास अभी क्या कंडीशन है कि बीच में पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है कॉस कितना आ रहा है, पैरेलल का मतलब है कॉस 0, तो कॉस 0 हमें पता है किसके बराबर होता है, कॉस 0 1 के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए बी कॉस 1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कॉस 1, तो ये ए बी के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह कंजस्टेड हो गई है, आपको समझ आ रहा, यानी कि ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी के ही, मैक्सिमम रिजल्ट पे ये होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी, परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 आ जाएगा। ओके, और कॉस 90 हमें पता है कि वो 0 के बराबर होता है, तो इस वक्त क्या कंडीशन हो जाएगी, ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय कॉस 0, तो वो किसके बराबर आ जाएंगे, वो ए बी टोटल जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी ऐसी कंडीशन में ए डॉट बी का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो आप इसको मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, आप इसको जगह नहीं बची, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है। तो ये देखें इस सूरत में क्या होगा, आपका मिनिमम रिजल्ट आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल, अगर वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, आपका ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, एंटी पैरेलल है तो उनमें 180 का आ जाएगा, तो कॉस 180 जो है वो बराबर होता है -1 के, हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जब हम इसको ए बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। ओके, तो देखिए हमने तीनों कंडीशन पढ़ ली। हमें अगर वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी तीनों कंडीशन पढ़ ली कि या तो वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो पैरेलल होंगे, या तो वो परपेंडिकुलर होंगे, और या तो वो एंटी पैरेलल होंगे, और तीनों सूरतों में उनके जवाब क्या निकलेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, या तो वो मैक्सिमम निकलेगा, या मिनिमम निकलेगा, या नेगेटिव निकलेगा। ये तीनों सूरतें हमने पढ़ ली। तो ये हमारा जो है करेक्टरिस्टिक्स, 3 और करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो गए। चौथे और पाँचवें करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, देखें अब हमने पढ़ना है कि जब कभी दो यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास जवाब क्या आता है। हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप समझें। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिनका जो जवाब हो ना, वो उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 हो। ऐसे वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है उसका 1 हो। ठीक है, उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए हमारे पास ना 3 एक्सेस होते हैं। देखें, एक होता है हमारे पास वाई एक्सेस जिसके अंदर वेक्टर्स बने हुए होंगे, एक या तो एक्स एक्सेस होता है, और एक जो नेक्स्ट एक्सेस होता है इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब इस तरह से ये जेड एक्सेस कहलाता है। ठीक है,
अब एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स बनते हैं, जो भी वेक्टर्स बनते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ओके, वाई एक्सिस पे जो बनते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और के से जो बनते हैं उसे जेड पे जो बनते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ओके, अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, जब दो यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो क्या होगा? अब देखिए, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। यूनिट वेक्टर हमने देखें एक्स एक्सिस पे बताया आई बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो सकती है कि दो वेक्टर्स एक ही एक्सिस में, जैसे दोनों एक्स एक्सिस में, तो मतलब आई मल्टीप्लाई बाय आई है। ओके, दोनों एक ही है, पहला भी यहीं पे दूसरा भी यहीं पे, आई मल्टीप्लाई बाय आई। या जे जेड वाई एक्सिस में है जे मल्टीप्लाई बाय जे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या जेड एक्सिस में है के मल्टीप्लाई बाय के, ऐसा ही है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, या तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, जैसे आई मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा है, जे मल्टीप्लाई बाय जे हो रहा है, या के मल्टीप्लाई के हो रहा है। या एक और कंडीशन है, ये जो आई वाला है ये जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये जे वाला जो है वो के से मल्टीप्लाई हो रहा है, या ये के वाला आई से। तो एक बात समझिए, जब ये अपोजिट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि आई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय जे हो रहा है, या जे मल्टीप्लाई बाय के हो रहा है, या जो है आपका आई जे और जो है जे के आई जे, या आई मल्टीप्लाई बाय के हो रहा है। ठीक है, तो देखें ऐसी सूरत, तो देखिए दो कंडीशंस हैं बन गई हैं आपके पास। सबसे पहली कंडीशन है, जब भी दो प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, जब भी दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पैरेलल है, जैसे आई मल्टीप्लाई बाय आई हो रहा है, या जे मल्टीप्लाई बाय जे हो रहा है, या के मल्टीप्लाई बाय के हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। अभी मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ पैरेलल वेक्टर क्या है। अब हम तरीका क्या होता है, हमें जो है स्केलर प्रोडक्ट करने में क्या करना होता है? इस डॉट को हटाना होता है और इसमें साइन लगाना होता है कॉस थीटा। हम इस तरह से डॉट हटाएंगे और इसके साथ कॉस थीटा साइन लगा देंगे। ओके, अब देखें, अब अगर ये पैरेलल हैं वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो इसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्वियस है जीरो का। तो हमने आई को जो है कॉस जीरो से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से जे डॉट जे को कॉस जीरो से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से के डॉट के को कॉस जीरो से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से। ओके, तो आपको पता है जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है वन। तो जब आप आई डॉट आई को मल्टीप्लाई, अच्छा आई जो है इसको आप ये समझिए ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये जो आई है इसकी वैल्यू क्या होगी? हम ये वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आई जो है एक यूनिट वेक्टर है, तो आई यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई बाय वन, और जो कॉस जीरो है उसकी वैल्यू भी वन, तो आपका जवाब क्या आएगा? वन आएगा। इसी तरह से जे डॉट जे भी एक यूनिट वेक्टर है, उसको भी यही तरीका होगा ना कि जे यूनिट वेक्टर का मतलब है उसका भी मैग्नीट्यूड वन है, तो उसे भी आप वन मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे, देन कॉस जीरो, जीरो का मतलब भी वन होता है, तो आप वन मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से के वेक्टर में भी होगा कि आपने के यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू वन होगी, वन मल्टीप्लाई बाय वन, देन कॉस जीरो भी वन के बराबर होता है। गर्ज ये कि जब आप दो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका जवाब जो है वो हमेशा वन आता है, जो हमने अभी सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप ये लिखेंगे द पैरेलल प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज वन, वो हमेशा वन के बराबर निकलता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर ये एंटी पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, जैसे मैंने आपको एंटी पैरेलल कंडीशन बता दी कि आई जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, या जे के से, या आई के से। तो कंडीशन टू है प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर आपस में दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जैसे आई जे का परपेंडिकुलर है, के जो जे है वो आई का परपेंडिकुलर है, के आई का परपेंडिकुलर है, अगर ये आपस में जे और के, ठीक है, अगर ये आपस में सब परपेंडिकुलर हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आपको पता है कि अगर दो, जैसे ये आई जे से मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो किस कौन सा एंगल बन रहा है? इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबके आगे कि इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 का, यानी कि कॉस 90। इसी तरह से यहाँ पे भी जे के
कॉस 90। इसी तरह से यहाँ पे भी के आई कॉस 90 बन रहा है। और कॉस 90 आपको पता है किसके बराबर होता है, 0 के। हम तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यानी अगर आई है उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, जे है उसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, और कॉस 90 जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 0 के। तो जब भी आप दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जवाब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपका जवाब आ जाता है 0। तो इसका मतलब कि जब भी आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप कोई सा भी ले लें, तो आपका जवाब आएगा 0। सो हमारा जवाब क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। जब भी आप दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को, द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अगर आप लें तो वो हमेशा 0 के बराबर आता है। और हमने अभी आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि किस तरह से 0 के बराबर होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।